हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और हम हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडों की किस प्रकार से व्यवस्था कर रखी हुई है उसे जानने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। तो हमारी भारतीय व्यवस्था जो है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसे किस प्रकार से दंड दिया जाएगा उसको कैटेगराइज्ड करके भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दंडों का प्रावधान किया हुआ है, जिसे उसके द्वारा किए हुए अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड दिया जाए और एक सुचारू रूप से प्रक्रिया को विकसित किया गया है। तो देखते हैं। देखिए, हमारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सर्वप्रथम इसे 6 तरीकों से बताया गया था, परंतु वर्तमान में ये 5 हैं। तीसरा वाला जो है लोप कर दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर का क्या है? मृत्युदंड। दूसरा है आजीवन कारावास। तीसरा लोप हो गया है और 1949 से निश्चित हो चुका है। चौथा है कारावास। अब यहाँ पर जो कारावास है ये 2 प्रकार से है। पहला है कठिन कारावास अर्थात कठोर श्रम के साथ जो होता है वो, और सेकंड है सादा कारावास। पांचवा होता है संपत्ति का समर्पण और छठा है जुर्माना। ठीक है, ये तो हुई दंड के प्रकारों की बात, परंतु हमें यह भी जानना जरूरी है कि दंड को दिया जाना जरूरी क्यों है। देखिए, दंड का दिया जाना इसलिए जरूरी है कि दंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दंड का मुख्य उद्देश्य है कि अपराधों की रोकथाम की जाए, इसलिए दंड दिया जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया तो उसे इस प्रकार से दंड दिया जाए कि उस व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पुनः उस अपराध को दोहराया ना जा सके, इसलिए उसे दंड दिया जाना अति आवश्यक होता है। ठीक है, क्या होता है अब दंड का जो है डिसाइडेशन करना बहुत कठिन काम है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया तो सीधे उस अपराध के कर देने से उसको दंड दे देना ये काफी नहीं होता। क्या होता है कि कोई दंड दिया जाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, परंतु उसकी मात्रा को देखा जाना जरूरी है। कैसे कि उसके लिए एक निश्चित सिद्धांत का होना जरूरी है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया उस अपराध की परिस्थिति क्या थी, उस अपराध का स्वरूप क्या है, तथा उस अपराध का आशय क्या था। उस व्यक्ति के द्वारा जो अपराध उस मेंटेलिटी से किया गया है उस समय उसकी आयु क्या थी, या पूर्व में अगर वो ऐसा अपराध करता आया है, तो इन सब चीजों पर निर्भर करता है एक व्यक्ति को दंड दिया जाना। तो हमें सिर्फ दंड जान लेने से पूरा नॉलेज नहीं होता, हमें उसकी प्रकृति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो दंड दिया जाना है उसे भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी तो हम ये बस जानते हैं कि ये दंड किस प्रकार से दिए गए हैं, और अब ये जो इतने 5 प्रकार के जो दंड दिए गए हैं इन दंडों को किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से दिया जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे मृत्युदंड के बारे में। तो देखिए, मृत्युदंड क्या होता है? मृत्युदंड कब दिया जाता है? मृत्युदंड एज पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके अनुसार भी बोला गया है कि जो मृत्युदंड है हमेशा किसको दिया जा सकता है? विरल से विरलतम मामले में दिया जा सकता है। ठीक है, और इन दंडों की जो व्यवस्था है, हम जैसा कि हमने आपको मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और संपत्ति का समर्पण और जुर्माना बताया, वो हमें आईपीसी के अंतर्गत कहां पर दिया हुआ है? तो वो आईपीसी के अंतर्गत धारा 53 के अंतर्गत बताया गया है। अब जैसा कि मैं मृत्युदंड की बात करता हूं, तो मृत्युदंड के लिए अगर कोई लघुकरण की बात की जाए तो मृत्युदंड का लघुकरण हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये धारा 54 के अंतर्गत हमें बताया गया है। क्या बताया गया है इसके अंतर्गत? उसमें बोला गया है कि हर मामले में जिसमें कि मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना, विदाउट ऑफेंडर्स कॉन्सेंट, समुचित सरकार। अब यहाँ जो समुचित सरकार वर्ड दिया हुआ है इसकी परिभाषा धारा 55A के अंतर्गत दी हुई है। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है कि समुचित सरकार अर्थात राज्य का है तो राज्य का मामला है तो राज्य सरकार, केंद्र का है तो केंद्र सरकार इस संहिता के द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। तो हर मामले में, हर प्रत्येक मामले की बात है। अब यहाँ पर मामले के अंतर्गत कौन कौन से मामले में मृत्युदंड दिया जा सकता है? तो कुछ आईपीसी में प्रावधान दिए हुए हैं जो धाराओं में बताया गया है कि इस अपराध को किए जाने
पर मृत्युदंड दिया जा सकेगा। ठीक है, तो जैसे कि राज्य के विरुद्ध अगर कोई अपराध होता है धारा 121 के अंतर्गत, किसी सैनिक विद्रोह का दुष्प्रेरण होता है उसके अंतर्गत धारा 132, ऐसे मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए तो 194 के तहत, हत्या अगर कर दी जाती है 302 के तहत तो भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। किसी बालक, पागल या उन्मुक्त व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरित कर दिया गया तो धारा 305 के तहत बताया गया है, तो उसमें भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। आजीवन कारावास भोग रहे व्यक्ति के द्वारा अगर हत्या का प्रयास भी कर दिया जाता है जिससे कि चोट कारित हो जाती है तो वहां पर भी धारा 307 के तहत क्या कर दिया जा सकता है, मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, अब मृत्युदंड जो दिया जा सकता है उसके लिए उसका लघुकरण की अगर यहाँ पर बात की गई है कि उसका लघुकरण हो सकता है, तो ये धारा 54 की जो बात है ये अटैच्ड है हमारे CRPC 433A से। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर मृत्युदंडादेश का लघुकरण होता है तो अब देखिए आप सोचने वाली बात है कि मृत्युदंडादेश का लघुकरण कहाँ पर होगा, तो उससे नीचे का अपराध क्या है, आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास में हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक डाउट क्रिएट होता है कि आजीवन कारावास में अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, आप 433A भी पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो वहां पर वो सजा 14 वर्ष से कम की नहीं होगी, है ना, तो 14 वर्ष तो उसको क्या करना पड़ेगा, भोगना ही होगा। ठीक है, तो ये आजीवन कारावास के अंतर्गत मृत्युदंड को कन्वर्ट करके आजीवन कारावास में कर दिया जाता है। वैसे ही आजीवन कारावास को अगर कन्वर्ट करेंगे तो उससे छोटा दंड जो है लघुकरण अगर किया जाता है तो धारा 55 के अनुसार आजीवन कारावास के दंडादेश को कायम में कम कर सकते हैं, लघुकरण करके कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कठिन कारावास, सादा कारावास भी हो सकता है। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि हर मामले में जिसमें कि आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड के ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक की ना हो, दोनों में से किसी भी बाधिक कारावास में लघुकृत कर सकती है। देखो, दोनों में से किसी बाधिक कारावास का अर्थ ये हो गया कि कठोर में भी कर सकती, सादा में भी। परंतु यहाँ पर मुख्य बात यह है कि 14 वर्ष से कम की ही सजा हो सकेगी उसको। अब आजीवन कारावास को अगर आप कायम में कन्वर्ट कर रहे हो कारावास में, तो कारावास की जो सजा रहेगी वो कितनी रहना चाहिए, 14 वर्ष से कम की ही होगी, 14 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही माइनर डिफरेंस इसमें दिए हुए हैं, इसे ध्यान से पढ़िए आप, और मेरे द्वारा तो बता ही दिया गया है। इसको क्लियर करके आप 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी इसकी बारीकियां। और अब अगर बात करें कठोर कारावास या सादा कारावास, अगर इसको लघुकृत किया जाता है तो उसको, है ना, जुर्माने में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, परंतु अगर आप बात करें कि जुर्माने को भी अगर कन्वर्ट करना चाहें कि जुर्माने की को भी लघुकरण करना चाहे तो ऐसा नहीं होता, जुर्माना का लघुकरण नहीं होता, जुर्माने का तो सीधे निरसन ही होता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि पहला, दूसरा और तीसरे का जो लोप कर दिया गया वो क्या था, तो 1949 से निर्देशित कर दिया गया ये निर्वासन जो था, देश के बाहर निकाल दिया जाता तो देश निकाला कर दिया जाता, तो वो बंद कर दिया गया है, अब तो वो निर्देशित हो गया है। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण बातें इसके अंतर्गत थी। आई थिंक आपको समझ में पूर्णतः आई होगी। अब आपको मैं कारावास के लिए एक चीज और बताना चाहूंगा। कठोर और सश्रम कारावास तो होता है, परंतु कठोर जो कारावास रहता है, कारावास में भी एक उससे भी थोड़ा सा कठोर टाइप का कारावास हो जाता है, जो होता है एकांत परिरोध, जो हमें धारा 73 और 74 में बताया गया। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एकांत परिरोध क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है जब कोई व्यक्ति को एकांत कर, और जो हाँ एक चीज और की एकांत परिरोध में अगर किसी व्यक्ति को रखा जाता है तो उसी को रखा जाता है जिस व्यक्ति को कोई की सजा हुई है, कठोर कारावास की सजा हुई है। ठीक है, और हम इसका विस्तृत डिस्कशन करेंगे एकांत परिरोध के लेक्चर में। तो इसमें हमने जाना कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडों के कितने प्रकार बताए गए हैं। आगे भी हम इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।